हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवी एजुकेशंस। हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएडीएम का 2021 पेपर 1 सॉल्व कर रहे थे। तो आज उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इनमें से कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के स्टडी को कंट्रीब्यूट नहीं करता है? साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोलॉजी और सोशियोलॉजी। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी या फिर ह्यूमंस को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे साइकोलॉजी भी होती है और एंथ्रोपोलॉजी भी होती है और सोशियोलॉजी भी होती है। इकोलॉजी के जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के स्टडी में नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड द बैलेंस थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। बैलेंस थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन किसने दी थी? थियोडोर न्यूकॉम्ब, जॉर्ज हॉमन्स, कोलासा या फिर शेन। तो बैलेंस थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन थियोडोर न्यूकॉम्ब ने दी थी। इन्होंने इस थ्योरी में ये कहा था कि जो सिमिलर एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनमें ग्रुप फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। यानी कि जिनके सिमिलर एटीट्यूड्स होते हैं, सिमिलर बिलीव्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आना पसंद करते हैं, ग्रुप बनाना पसंद करते हैं। और जब भी उनका ये सिमिलैरिटी कॉन्फ्लिक्ट में आती है तो वो या तो उस सिमिलैरिटी को क्या कहते हैं फिर से वो करने की कोशिश करते हैं, फिर से पाने की कोशिश करते हैं, और अगर वो नहीं हो पा रहा है उनसे तो वो ग्रुप को छोड़ देते हैं। ठीक, तो ये थ्योरी थी इनकी, थियोडोर न्यूकॉम्ब की बैलेंस थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस यूजुअली हैज़। कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस में कितने स्टेजेस होती हैं? 3 स्टेजेस, 4 स्टेजेस, 5 स्टेजेस या फिर 7 स्टेजेस। कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस में 5 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली है आपकी पोटेंशियल ऑपोजिशन, पोटेंशियल अपोजिशन या फिर इसको हम कह सकते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। दूसरी होती है कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन, कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन। फिर है आपकी इंटेंशन, फिर है बिहेवियर और फिर है आउटकम्स। तो ये 5 स्टेजेस होती हैं आपके कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सोशल प्रोसेस बाय विच पीपल इंटरैक्ट फेस टू फेस इन स्मॉल ग्रुप्स इज कॉल्ड ग्रुप डायनेमिक्स। हु सेड दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कि जो सोशल प्रोसेस है जिससे लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं फेस टू फेस छोटे ग्रुप में, उसी को हम ग्रुप डायनेमिक्स कहते हैं। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? कास्ट, रॉबिन्स, काल्हर्न या फिर कीथ डेविस। तो ये स्टेटमेंट कीथ डेविस ने दिया था। करेक्ट आंसर आपका 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ मैनेजिंग टीम इज ऑल्सो नोन एज। सेल्फ मैनेजिंग टीम को हम ये भी कह सकते हैं या फिर किस और नाम से जाना जाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, क्रॉस फंक्शनल टीम, एम्पावर्ड टीम या फिर वर्चुअल टीम। सेल्फ मैनेजिंग टीम जैसे आप वर्ड से समझ रहे होंगे कि खुद से अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहे हैं, यानी कि वो एम्पावर्ड है, तो इसको हम एम्पावर्ड टीम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ बुक द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स इज। ये बुक है द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, इसके ऑथर कौन हैं? चेस्टर आई बर्नार्ड, जॉन रॉबिन्सन, मैक्स वेबर या फिर उर्वेक। तो इसके ऑथर है चेस्टर आई बर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन एलिमेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स आर। मेन एलिमेंट्स एटीट्यूड्स के क्या होते हैं या कितने होते हैं? 5, 7, 6 और 3। ये क्वेश्चन अभी पहले भी आ चुका है
कि एटीट्यूड्स के कंपोनेंट्स कितने होते हैं। और वही क्वेश्चन फिर से है, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ये पहले भी बता चुके हैं आपको, अफेक्टिव, कॉग्निटिव और बिहेवियरल। अफेक्टिव, कॉग्निटिव और बिहेवियरल, ये पहले कंपोनेंट्स पूछा था, कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स, यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स पूछा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेंट कंडीशनिंग और लर्निंग अप्रोच टू बिहेवियर इज बेस्ड ऑन। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर लर्निंग अप्रोच है बिहेवियर की, वो किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ एनफोर्समेंट, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रिप्रोडक्शन, लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो ये जो आपकी अप्रोच है ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर लर्निंग अप्रोच जो है, ये लॉ ऑफ इफेक्ट पे बेस्ड है। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है कि जो बिहेवियर आपको सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स दे रहा है, सेटिस्फाइंग आउटकम्स दे रहा है, वो क्या होता है, वो बिहेवियर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम रिपीट करते हैं, जिससे हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो बिहेवियर रिपीट होगा। और जिससे हमें अनडिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं या फिर डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आउटकम्स नहीं आ रहा है जैसा आपने एक्सपेक्ट किया, तो वो बिहेवियर हम क्या करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं, वो बहुत आर लेस लाइकली टू अकर, बहुत कम होते हैं। ठीक, तो ये आपका लॉ ऑफ इफेक्ट पे ही बेस्ड है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड बीइंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंटेल्स पार्ट ऑफ इट्स कल्चर। ये स्टेटमेंट कि एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना आपको उसके कल्चर का पार्ट होना भी कहलाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि आप उसके कल्चर का भी पार्ट हो जाते हैं जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा? पीटर एफ ड्रकर, पॉल पिगोरस, स्टोनर एंड फ्रीमैन, H.S. बेकर। तो ये आपका कहा था स्टोनर एंड फ्रीमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डेवलपमेंट प्रोसेस इज। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डेवलपमेंट प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है? तो देखिए, इस स्टेप्स जो है बहुत सारे लोगों ने अलग अलग दिए हैं, लेकिन जो बेसिक और पहला स्टेप है वो आपका फंडामेंटल बेस ही होता है कि आप पहले सोचते हैं, एक थॉट आता है जो बेस बनता है आपके कल्चर का। तो सबसे पहला स्टेप फंडामेंटल बेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग वॉज प्रोपाउंडेड बाय। रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग ये किसने दी थी? बंजूरा, पावलोव, मास्लो, लुथोगलिक। तो ये थ्योरी दी थी आपकी पावलोव ने, इनका पूरा नाम था इवान पावलोव। ठीक, इन्होंने ये थ्योरी दी थी और इस थ्योरी में इन्होंने बताया था कि इंसान जो है वो अपने एनवायरमेंटल सिग्नल्स के थ्रू नॉलेज एक्वायर करता है। ठीक, इन्होंने एक पूरा एक्सपेरिमेंट किया था कि ये इनका जो था ये अभी आगे बताएंगे। ठीक है, तो इवान पावलो ने इन्होंने ये रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी कि जो आप जो नॉलेज एक्वायर करते हैं वो हमारे क्या होता है, एनवायरमेंटल सिग्नल्स के बेसिस पे ही होते हैं, उन्हीं के रिस्पॉन्स हम जैसा करते हैं उसी के थ्रू हम अपने नॉलेज को एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी आर। पर्सनालिटी के मेजर डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं, या पर्सनालिटी को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? हेरिडिटी जो आपको अपने फैमिली से मिलती है, ठीक है, फिजिक आपका कैसा बॉडी स्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स आपके आसपास का जो इफेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी ही चीज़ें हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट करती हैं या फिर डिटरमाइन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी प्रोपाउंडेड बाय। साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी किसने दी? माइकल मैकूबे, कार्ल जंग एंड फ्रेड, अल्बर्ट या फिर कैटल। तो ये कार्ल जंग एंड फ्रॉड ने दी थी, लेकिन स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। कार्ल जंग ये है और इनका जो फ्रेड लिखा है, इनका पूरा नाम था सिगमंड फ्रीड। ठीक है, FREUD। इन दोनों ने ये थ्योरी दी थी, साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी।
इस थ्योरी में क्या कहा था इन्होंने कि जो आपका पर्सनालिटी होता है उसके 3 लेवल्स होते हैं, कॉन्शियस लेवल, प्री कॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल। और जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि आपकी पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर कैसा है, वो 3 तरीके पे डिपेंड करता है। एक आईडी स्ट्रक्चर होता है, एक ईगो स्ट्रक्चर और सुपर ईगो स्ट्रक्चर। तो इन्होंने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इन सब के स्टडी करी थी, इसी के बेसिस पे इन्होंने ये थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक टीम प्लेयर एंड टीम वर्क इज रिटन बाय। ये बुक है आपके टीम प्लेयर एंड टीम वर्क। इस बुक को किसने लिखा? जेम्स बॉकमैन, पीटर एफ ड्रकर, डगलस स्मिथ या फिर ग्लेन एम पार्कर। तो ये इनके राइटर थे ग्लेन एम पार्कर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रिंज बेनिफिट। इसमें से कौन सा फ्रिंज बेनिफिट नहीं है? ट्रांसपोर्ट, फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन, सब्सिडाइज्ड कैंटीन, डियरनेस अलायंस। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, फ्री एजुकेशन, सब्सिडाइज्ड कैंटीन, ये सारे आपके फ्रिंज बेनिफिट्स हैं। डीए नहीं है। देखिए फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं? जो आपको सैलरी के अलावा क्या कहते हैं कि आपको किसी स्पेसिफिक सर्विस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन जो डीए होता है वो सैलरी के बेस पे ही मिलता है, ठीक है? तो ये आपका फ्रिंज बेनिफिट्स में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ईगो स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। इसमें से कौन सा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का ईगो स्टेट नहीं है? तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के 3 ईगो स्टेट होते हैं, चाइल्ड, एडल्ट एंड पेरेंट। यंग कोई स्टेट नहीं होता है, ठीक है? ये 3 स्टेट होते हैं आपके ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में। और ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो है इसका जो क्या कहते हैं कि किसी को पर्सनालिटी को अगर आपको समझना है, ठीक है, कि वो क्या कहना चाह रहा है, ये मोस्टली कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो फिर या फिर वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर उसको समझना है तो सबसे पहले हमें उसकी ईगो स्टेट्स को समझना पड़ता है, ठीक है, कि वो किस ईगो स्टेट में है, वो चाइल्ड में है या एडल्ट स्टेज में है, पेरेंट स्टेज में है। तो जब हम उसकी ईगो स्टेट को समझ लेते हैं तो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है। ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का कहना था। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो है वो डॉक्टर एरिक बर्न ने दी थी। करेक्ट आंसर आपका सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ बुक आई एम ओके यू आर ओके इज, बुक है आई एम ओके यू आर ओके, इसके ऑथर कौन है? जॉन रॉबिन्सन, थॉमस हैरिस, चेस्टर बर्नर्ड या फिर ओरवेग। तो इसके ऑथर हैं आपके थॉमस हैरिस, ठीक? करेक्ट आंसर आपका सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज स्टडी ऑफ। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम किसकी स्टडी करते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर या फाइनेंशियल बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। थर्ड आपका आंसर होगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट ऑफ। HRM किसका मैनेजमेंट है? मटेरियल, मार्केट, मैन पावर या मशीन। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है तो यहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्सेस का मैनेजमेंट करते हैं, तो मैन पावर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट इज। मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन अगर करा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका क्या मेन उद्देश्य होगा? इंक्रीजिंग प्रोडक्शंस, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, प्रमोटिंग हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस या फिर ऑल ऑफ द अबव। वर्कर्स पार्टिसिपेशन का सारा ही ये सब ऑब्जेक्टिव होता है। आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग वन टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग इज। ये सारी टेक्निक्स दी गई हैं आपको, इसमें से एक टेक्निक बतानी है जो ट्रेनिंग की टेक्निक है। लेक्चर टेक्निक, डिस्क्रिप्टिव इवैल्यूएशन टेक्निक, चेकलिस्ट टेक्निक, रेटिंग स्केल टेक्निक। तो आपके यहाँ पे ट्रेनिंग की टेक्निक है, सिर्फ लेक्चर टेक्निक है, और बाकी ये जो 3 दी गई ये आपकी असेसमेंट टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच एक्टिविटी इज नॉट रिलेटेड विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें से कौन सी एक्टिविटी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है? लेबर वेलफेयर, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज, काउंसलिंग, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए लेबर वेलफेयर, काउंसलिंग और डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, लेकिन ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज ये HRM से रिलेट नहीं करते हैं। करेक्ट आंसर आपका सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है? ओनली पर्सनल मैनेजमेंट, ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, परसेप्शन, बोथ 1 and 2। तो HRM आपका पर्सनल मैनेजमेंट और HRD दोनों से रिलेट करता है। करेक्ट आंसर आपका फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉब डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स, जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या आता है? एजुकेशन, जॉब लोकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस। जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब लोकेशन आता है, एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस ये आपका जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है वो जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है कि ठीक है आपको जॉब में क्या करना है, कहाँ पे करना है, आपके क्या रोल्स रहेंगे उस जॉब के लिए। लेकिन जॉब स्पेसिफिकेशन में कि आप उस जॉब को करने के लिए आपके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या एजुकेशन, क्या क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, तो वो आपका जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस इवैल्यूएशन मॉडल डेवलप्ड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इज। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक मॉडल डेवलप किया था HRM प्रोसेस इवैल्यूएशन मॉडल। वो कौन सा मॉडल था? 4 Cs मॉडल, 6 Cs मॉडल, 4 Ts मॉडल या फिर 6 Ts मॉडल? तो ये था 4 Cs मॉडल। इसमें इन्होंने कहा था कि अगर आपको कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इवैल्यूएट करना है तो आप 4 Cs मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 Cs कौन कौन से थे? कमिटमेंट, कॉम्पिटेंस, congruence and cost effectiveness। इन 4 Cs को अगर आप इवेलुएट कर रहे हैं तो इससे आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अच्छे से इवेलुएट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू प्रोवाइड्स। रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू में क्या प्रोवाइड किया जाता है? ओनली पॉजिटिव जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सिर्फ पॉजिटिव जॉब इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, ओनली नेगेटिव जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, या फिर सिर्फ नेगेटिव प्रोवाइड की जाएगी इन्फो, या फिर पार्शियल जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यानी आपको आधी अधूरी या फिर क्या कहते हैं पार्शियल जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, या फिर दोनों बोथ पॉजिटिव या और नेगेटिव जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू है, रियलिस्टिक में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आता है। ठीक है, तो रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू पॉजिटिव और नेगेटिव जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दोनों ही टाइप की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू को और क्या कहते हैं? सर्वे, कर्टसी इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू, इवैल्यूएशन इंटरव्यू। इसको हम कर्टसी इंटरव्यू भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इज एसोसिएटेड विथ। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी टर्म किससे एसोसिएट करता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग, कॉर्पोरेशन, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, जॉब क्लासिफिकेशन। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो भी आपके वर्कर्स हैं वो भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। करेक्ट आंसर थर्ड होगा आपका, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्रूटमेंट इज आ। रिक्रूटमेंट कैसी प्रोसेस है? नेगेटिव प्रोसेस, पॉजिटिव प्रोसेस, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव प्रोसेस, क्रिएटिव प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट आपका पॉजिटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि हम ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं, बहुत सारे लोग फिर फॉर्म फिल करते हैं, तो ये पॉजिटिव प्रोसेस होती है। लेकिन जो सिलेक्शन होता है वो नेगेटिव प्रोसेस होती है, उसमें हम लोगों को एलिमिनेट करते हैं, जो भी उस एलिजिबिलिटी को नहीं एक्वायर करते हैं उनको हम
एलिमिनेट करते हैं तो सिलेक्शन आपकी नेगेटिव प्रोसेस होती है और रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस होती है। हाँ, एक क्वेश्चन में मैंने कहा था, अभी हम बाद में बताते हैं, थ्योरी थी वो हम आपको बता देते हैं। ये थी इवान पावलो की रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, इस थ्योरी में इन्होंने कहा था कि जो भी स्टिमुलस है, ठीक है, वो अपने जो एनवायरनमेंट में, जो आसपास के एनवायरनमेंट में है, उसके सिग्नल्स के थ्रू लर्न करता है। वो कैसे लर्न करता है कि इसमें इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि इन्होंने क्या किया, जैसे इनके पास डॉग है थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जैसे डॉग को खाना देना है। अब वैसे तो डॉग जो है वो फूड के स्मेल से ही वो सैलिवेट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो उनका स्टिमुलस था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि खाना देने से पहले एक बेल रिंग करी, ठीक है, कि बेल रिंग करेंगे उसके बाद वो डॉग्स को फूड देंगे। तो ये जो बेल रिंग करने का कॉन्सेप्ट था कि डॉग को ये स्टिमुलस प्रोवाइड करना, एक्सटर्नल जो अनकंडीशनड स्टिमुलस था, ठीक है, ये प्रोवाइड करना कि जब बेल रिंग होगी तभी खाना मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, डॉग ये चीज़ सीखा, लर्न किया कि जब बेल रिंग होगी तब खाना मिलेगा। तो ये इन्होंने अनकंडीशनल जो स्टिमुलस था इसको कंडीशन स्टिमुलस में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे यही था कि आपके जो दो स्टिमुलस होते हैं, एक कंडीशनड होता है, एक अनकंडीशनड होता है। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस के थ्रू जब उसको जब हम कन्वर्ट कर देते हैं कंडीशन में, तो उसके थ्रू हम सीखते हैं। ये थी आपकी रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी कि आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी स्टिमुलस के लिए। इसी के साथ हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अपना तैयारी करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।